हैं कि किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्यूमिनियम यू शेप्ड स्प्लिंट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एन। तो एल्यूमिनियम यू शेप्ड स्प्लिंट किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? रिस्ट इंजरी में, फोरआर्म इंजरी में, फिंगर इंजरी में कि एल्बो इंजरी में? कहाँ पे है जो एल्यूमिनियम यू शेप्ड स्प्लिंट को यूज़ किया जाएगा? तो एल्यूमिनियम यू शेप्ड स्प्लिंट यूज़ होते हैं फिंगर इंजरी में। इस तरीके से देखिए, अब आपको इमेज बेस में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ये एल्यूमिनियम यू शेप्ड स्प्लिंट है। यदि फिंगर में कुछ फ्रैक्चर हो जाए, फिंगर इंजरी हो जाए, तो उसको उसको और ज़्यादा कंडीशन बस्ट आउट होने से रोकने के लिए इस तरीके के एल्यूमिनियम यू शेप्ड इसलिए क्योंकि ये टर्न हो जाएंगे। यहाँ से जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से टर्न हो जाएंगे बेस्ड ऑन योर फिंगर साइज। ये अलग अलग साइज के हैं जो अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फिंगर इंजरी में। अब आपको यदि इमेज बेस्ड पूछ लें तो इमेज बेस्ड में भी आपको यही मार्क करना है। कलर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन साइज है जो इनकी अलग अलग आती है, बच्चों के लिए अलग, एल्डर्स के लिए अलग। तो यहाँ पे ये क्या है? यू शेप्ड एल्यूमिनियम स्प्लिंट। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ बैंडेज इज लीस्ट versatile of the three conventional bandage and provide compression? It can be used to immobilize, support knee and elbow joint। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन आपको बहुत ही ट्रिकी से तरीके से पूछा है कि एक ऐसी बैंडेज का नाम बताइए जो लीस्ट वर्सटाइल है। लीस्ट मतलब बहुत कम वर्सटाइल है, मतलब ज़्यादा उसको आप मोड़ नहीं सकते। 3 कन्वेंशनल बैंडेज रहेंगी इसमें जनरली इमोबिलाइज करने के लिए नी या फिर एल्बो को इमोबिलाइज करने के लिए क्या रहेंगी? यूज़ की जाएंगी। तो ये कौन सी बैंडेज है? ट्रायंगुलर, रोलर, सर्कुलर या फिर ट्यूबुलर? सर्कुलर को आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ सकते हैं। रोलर बैंडेज तो टर्न करके ही लगाई जाएंगी। ट्रायंगुलर भी होगी लेकिन लीस्ट वर्सटाइल कहा है, मतलब इनको आप एक फिक्स तरीके से यूज़ कर सकते हैं या तो नी के यहाँ या फिर एल्बो के यहाँ उसको इमोबिलाइज करने के लिए। वो होती है ट्यूबुलर बैंडेज। क्या है ये? ट्यूबुलर बैंडेज। इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग या तो नी के यहाँ पे पहन लेंगे या एंकल के यहाँ पे पहन लेंगे, एल्बो जॉइंट्स को इमोबिलाइज करने के लिए पहन लेते हैं। पेन से भी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या कहा जाता है? ट्यूबुलर बैंडेज। यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि लीस्ट वर्सटाइल कह दिया मतलब ज़्यादा अलग अलग जगह पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रोलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर इनको घुमा सकते हैं, लेकिन जो ट्यूबुलर बैंडेज है इसको आप डायरेक्टली ही एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है यहाँ पे? ट्यूबुलर बैंडेज। यूज़ कहाँ की जा सकती है? या तो एल्बो, जितने भी ऐसे जॉइंट्स जहाँ इमोबिलाइजेशन करना है, आपको सपोर्ट देना है, तो या तो आपका एंकल हो गया, एल्बो हो गया या फिर नी हो गया, इस तरीके की जगहों पे इसको यूज़ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फर्स्ट एड मेजर फॉर ब्लीडिंग? एक चीज़ और ध्यान दें कि जो भी लोग अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके सभी नर्सिंग के सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। चाहे वो आपका OBG हो, फर्स्ट एड हो, MSN हो, CHN हो, साइकेट्रिक हो, सब तरीके के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आपको कवर हो जाएंगे। तो जिनका 16 तारीख को पेपर है वो लोग तो देखिए ही देखिए, लेकिन जिनका उसके बाद कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्पेशली जो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं वो, उनके लिए पेपर बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो सिलेबस होता है मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की जॉब के लिए वो सेम है, सब जगह का एक सही होता है। कहीं 25 नंबर का नॉन नर्सिंग रख देते हैं और कहीं 30 का। तो इस तरीके से आपको, लेकिन जो नर्सिंग कंटेंट है वो आपका सब सेम ही आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एड मेजर कौन सा नहीं है फॉर द ब्लीडिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फर्स्ट एड मेजर फॉर ब्लीडिंग? रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द वुंड, डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ अ ब्लीडिंग वुंड, कीपिंग द पेशेंट इन अ पोजिशन ऑफ कंप्लीट रेस्ट, एलिवेटिंग द इंजर्ड एरिया। क्या नहीं करना है आपको एज अ फर्स्ट एड के तौर पर यदि किसी को ब्लीडिंग होती है? तो यहाँ पे एलिवेट तो करना है इंजर्ड एरिया को। क्या करना है? हमें एलिवेट करना है। पेशेंट को एक कंप्लीट एक अच्छी पोजीशन में बिठाना है। जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है उसको एक स्टेराइल पैड से या फिर स्टेराइल कॉटन से क्या करना है? ब्लीडिंग को कंप्रेस करना है, ब्लीडिंग वुंड को। लेकिन मान लीजिए किसी पर्सन को चाकू लगी हुई है,
किसी पर्सन को चाकू लगी हुई है तो आप वहीं वो चाकू जो अंदर घुसाई गई उसको बाहर निकाल देंगे क्या? ये काम आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? नॉट अ फर्स्ट एड मेजर फॉर ब्लीडिंग, रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल ट्रैप्स इन द वुंड। जहाँ पे भी कुछ घाव वगैरह लगा है, पत्थर घुस गया गिरने के कारण, या चाकू से किसी को ट्रॉमा हुआ है, या किसी के लिए कुछ कांच के टुकड़े वगैरह लग गए, तो जहाँ आपको पर्सन मिलता है वहाँ पे आपको उसका फर्स्ट एड नहीं करना। ऐसे केस में आपको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द वुंड। बाकी ये तीनों काम करने हैं आपको, लेकिन जो नहीं करना है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ब्लीडिंग को लेके जब भी क्वेश्चन आए फर्स्ट एड में, मैं आपको नेक्स्ट टाइम के लिए बता दूं, फर्स्ट आपका होता है कि जहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को कंप्रेस करें, ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कीजिए। ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको कोशिश कीजिए स्टॉप करने की। कुछ भी उठा के तो नहीं बांधना है आपको। जो स्टेराइल क्लीन आपके पास जो भी स्टेराइल गॉज हो या स्टेराइल क्लीन टॉवल वगैरह हो तो उससे आप ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हो। डायरेक्ट कंप्रेशन लगाना है ब्लीडिंग वुंड पर, और पर्सन को एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश आपको करनी है। नेक्स्ट वन इज कर्लिंग अल्सर इज मैसिवली बर्न पेशेंट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। कर्लिंग अल्सर जो बहुत ज़्यादा बर्न पेशेंट होते हैं, बहुत का मतलब मोर देन 55% से ज़्यादा बर्न इंजरी हो जाए, तो उनमें क्या देखने को मिलता है? कर्लिंग अल्सर। क्या है? कर्लिंग अल्सर। तो यहाँ पर कर्लिंग अल्सर है किस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे? स्टमक, ओरल म्यूकोसा, ईसोफेगस या फिर ड्यूडेनम। यहाँ पे कर्लिंग अल्सर कहा गया है कि पर्सन मैसिवली बर्न मतलब बहुत ज़्यादा जला हुआ है। कर्लिंग अल्सर के लिए स्ट्रेस अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? कर्लिंग अल्सर और स्ट्रेस अल्सर, नाम याद रखें आप। तो यहाँ पर कर्लिंग अल्सर और स्ट्रेस अल्सर कहाँ पे देखने को मिलेंगे? बर्न पर्सन में। तो ये होते हैं ड्यूडेनम में। ये देखिए ड्यूडेनम में कर्लिंग अल्सर जनरली या तो किसी को कुछ सर्जरी वगैरह हुई हो, ट्रॉमा हुआ हो, सेप्सिस हुआ हो, उस केस में देखने को मिलते हैं, जिसको एक्यूट गैस्ट्रोड्यूडेनल के नाम से भी जान सकते हैं और स्ट्रेस अल्सर के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस अल्सर में यदि बर्न में पूछ लें, शॉक में, सेप्सिस में या सर्जरी या ट्रॉमा में, तो जो यहाँ पे एरिया दिए गए हैं इनमें से आपको सिलेक्ट करना है ड्यूडेनम, क्योंकि ड्यूडेनम एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? ड्यूडेनम एरिया में। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। बर्न के अलावा यदि आपको पूछ लें तो मोस्ट कॉमन रीजन कारण तो बर्न पर्सन ही होता है। यदि जिस पर्सन में 30% से ज़्यादा बर्न हो जाए, क्या है? 30% से ज़्यादा बर्न इंजरी हो जाए तो उसको होने के चांसेस रहेंगे क्या? कर्लिंग अल्सर और स्ट्रेस अल्सर। मोर देन 30% से ज़्यादा बॉडी बर्न हो जाए तब। और यहाँ पर इनका कोई एक अलग से लक्षण तो नहीं है, लेकिन ऐसे केस में पर्सन को कर्लिंग अल्सर में होगा क्या कि जब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम में यहाँ पे हुआ है तो पेन भी होगा, वॉमिटिंग होगी, भूख नहीं लगेगी और स्टूल के साथ में ब्लड भी आएगा। तो यहाँ पे बर्न, शॉक, इंजरी, ट्रॉमा, ऐसे केस में स्ट्रेस अल्सर और कर्लिंग अल्सर है जो हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिंट्स इज इंडिकेटेड फॉर मेटाकार्पल बोन। मेटाकार्पल बोन के लिए कौन से स्प्लिंट्स हैं जो इंडिकेट किए जाएंगे? हाई आर्म स्लिंग, ब्रॉड स्लिंग, जिमर स्प्लिंट या फिर स्टोकिनेट हाई आर्म स्लिंग, कौन से यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे? बताइए आप लोग भी। मेटाकार्पल बोन क्या है? मेटाकार्पल बोन के लिए कहाँ पर है कौन से स्प्लिंट्स यूज़ होंगे? मेटाकार्पल के लिए कहा जाता है पाम बोन्स। क्या है? पाम बोन्स, याद रखना है, पाम बोन्स। तो मेटाकार्पल को क्या कहा जाता है? मेटाकार्पस और पाम बोन्स। तो यहाँ पर मेटाकार्पल बोन्स हैं, तो यदि इनमें कुछ इंजरी वगैरह होती है या मोबिलाइजेशन करना है तो स्प्लिंट यूज़ होते हैं जिमर स्प्लिंट। कौन से? जिमर। स्प्लिंट का मतलब है यहाँ पर जो जिम वाले पर्सन बाइक वगैरह चलाने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर वही है। स्लिंग तो वो है यदि कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, सपोर्ट देने के लिए यूज़ करवाना है।
तो यहाँ पे आपके स्लिंग है जो नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिंट यूज़ किया जाएगा और वो कहलाएगा जिमर स्प्लिंट। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ऑफ इंडिया इज ओपन इन। तो भारत का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ था? कर्नाटका, मद्रास, मैसूर या फिर केरला में? फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है जो कहाँ पे खोला गया था? तो फर्स्ट नर्सिंग ऑफ स्कूल खोला गया था मद्रास का जनरल हॉस्पिटल। फर्स्ट स्कूल जिसको कंसीडर किया गया था कब? 1871 में। कब हुआ था ये? 1871 में। जो पहला नर्सिंग के लिए एज अ फर्स्ट नर्सिंग स्कूल के तौर पे कंसीडर किया गया था वो थी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास। यहाँ पर 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स से स्टार्टिंग की गई थी, जो 4 स्टूडेंट्स के साथ में, किसके साथ में? 4 स्टूडेंट्स के साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर आना पेपर है आपका। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था उस टाइम पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर उस टाइम पर कौन थे? मनसुख लाल मांडविया। कौन थे? मनसुख लाल मांडविया। अभी यदि रिसेंट में अब आपको नाम याद रखना है 2024 में कौन बन गए हैं? जेपी नड्डा। ये मैंने ऐड कर दिया है, पुराना पेपर है तो यहाँ पे भी आप इसमें भी चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसमें भी मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिया कि करंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड ऑल विजिटर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू केन्या, युगांडा, रवांडा, नाइजीरिया, माली एंड घाना एंड यूथोपिया are required to be vaccinated against which vaccine with an international certificate providing so। तो एक ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो लोग भारत से केन्या जाते हैं, युगांडा जाते हैं, नाइजीरिया जाते हैं, घाना जाते हैं, यूथोपिया जाते हैं, ऐसे कंट्रीज़ में जाते हैं, तो कौन सी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? ऑप्शन में है आपको येलो फीवर वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन या फिर रूबेला वैक्सीन। तो यहाँ पर जो वैक्सीन है क्या है? जो वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन होगी? येलो फीवर वैक्सीन। कौन सी? येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है। जो भी लोग साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो भी लोग भारत से यदि जाते हैं तो यहाँ पर येलो फीवर वैक्सीन है जो लगवाई जाती, मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि ऐसे देश हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पर वैक्सीन क्या है? मैंडेटरी है। जो घाना हो गया, यूथोपिया, युगांडा, ये सभी क्या है? अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। आपको यदि ये नाम याद ना रहे तो अफ्रीकन कंट्रीज़ बस आ जाए आपको, तो भी आपको मार्क करना है येलो फीवर, वहाँ पर क्या है? मैंडेटरी है। नेक्स्ट वन, विच न्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट इन मेजे? विच न्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट इन मेजे? जो एक न्यूट्रिएंट है तो मेजे है, अब उसकी कमी से क्या होता है? जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर पेलाग्रा। तो वो हो गया यहाँ पे पेलाग्रा। जिंक और जो मेजे का कनेक्शन है किससे है? पेलाग्रा से। और ये कैसे पेलाग्रा होता है? नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण? नियासिन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, येलो डस्टबिन इज यूज्ड फॉर। तो येलो डस्टबिन से क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था यूपीएससी में। इतना जो सीधा सा क्वेश्चन तो नहीं था, उसमें 4-5 आइटम दिए गए थे। तो येलो डस्टबिन में जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो, लेकिन साथ ही साथ यदि ह्यूमन बॉडी के कुछ फ्लूइड्स या कुछ ह्यूमन बॉडी के कुछ सीक्रेशन वगैरह रह गए हो तो वो वेस्ट येलो कलर के डस्टबिन में जाता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में आपको क्या है? एनाटॉमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट और A&B या फिर NS बॉटल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एनाटॉमिकल वेस्ट। क्या होगा? एनाटॉमिकल वेस्ट। एक और क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन में कहा गया है नेम ऑफ द साइन अकॉर्डिंग टू द इमेज। साइन बताइए कौन सा साइन है? DVT, मैक्वेन, चौबस्टिक या फिर ट्राउजी। तो चौबस्टिक और ट्राउजी ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं किसमें? टिटेनी में। कैल्शियम की यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में
तो टेटेनी होता है, क्या होगा, टेटेनी होगा। और टेटेनी में जो साइन देखने को मिलते हैं, एक होता है चौवोस्टिक और दूसरा होता है ट्राउजी साइन। चौवोस्टिक साइन देखने को मिलेगा फेस पर, कहाँ पर, फेस पर। ट्राउजी साइन देखने को मिलेगा जो हमारा रिस्ट है, यहाँ से रिस्ट क्या होगा, ड्रॉप होगा, और ये कहलाता है ट्राउजी साइन। क्या कहलाएगा, ट्राउजी साइन। चौवोस्टिक साइन भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ आपके लिए इमेज में। चौवोस्टिक साइन जो कि फेस पे देखने को मिलेगा, कहाँ पर, फेस पे देखने को मिलेगा। जो ये भी हाइपोकैल्सीमिया की कमी से, मतलब ब्लड में, ब्लड सीरम में कैल्शियम का लेवल कम होने के कारण ये भी होगा और ट्राउजी भी होगा। फेशियल नर्व को क्या करेंगे आप, टैप करेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा मैसेटर मसल्स के पास में। जो जॉ है यहाँ पर एक एंगल बनता है और ये कहलाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो मसल्स हैं यहाँ की क्या होंगी, फेस की कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पर जो साइन बनेगा वो कहलाता है आपका कौन सा साइन, चौबोस्टिक साइन। ट्राउजी आपका हाथ है जो नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। नेक्स्ट वन, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच को मेंटेन करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर हेपेरिन। तो यहाँ पर पीपीएच के लिए, पीपीएच कंसीडर कब किया जाता है, जब आफ्टर डिलीवरी के विदिन 24 आवर में मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो जाए। क्या है, मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो जाए, तब कंसीडर किया जाएगा क्या, पीपीएच। अब यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो होती है ऑक्सीटोसिन। क्या होगी, ऑक्सीटोसिन होगी ये। साथ ही साथ यदि थर्ड स्टेज में पूछे, अभी एग्जाम में आया था ईएसआईसी के, कि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को मैनेज करने के लिए, तो उसमें भी ये यूज़ की जाती है ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट ड्रग होती है 10 mm आयु है जो एडमिनिस्टर किया जाएगा। MgSO4 एक्लेम्सिया में यूज़ किया जाएगा, किसमें, एक्लेम्सिया में किया जाएगा, एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया में। प्री एक्लेम्सिया का मतलब क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया का मतलब होता है कि ब्लड प्रेगनेंसी में हाई पीपी के साथ साथ प्रोटीन यूरिया होना, लेकिन जो एक्लेम्प्टिक फिट्स हैं वो नहीं आएंगी, लेकिन एक्लेम्सिया में आ जाएंगी। इन दोनों के बीच का यही डिफरेंस है। हेपेरिन तो ये एंटीकोआगुलेंट है, क्या है, हेपेरिन है जो एंटीकोआगुलेंट है। हेपेरिन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, हेपेरिन से एंटीडोट पूछा जाता है हेपेरिन का, प्रोटामाइन सल्फेट। इसका यदि एंटीडोट पूछे तो वो क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। यदि किसी पर्सन को हेपेरिन दिया गया है तो ट्रे में आपकी जो मेडिसिन ट्रे है उसमें आपके प्रोटामाइन सल्फेट भी होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे पीपीएच को मैनेज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होती है, ऑक्सीटोसिन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ड्रग क्या है, ऑक्सीटोसिन। पीपीएच का रीजन ही क्या होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन लाना बंद कर दे, स्टॉप कर दे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए ड्रग देंगे, वो क्या होगी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन, इन हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन डिस्फंक्शन द यूट्राइन वेसल टोन इज। तो हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन डिस्फंक्शन में जो यूट्राइल वेसल टोन होगी वो कितनी होगी, हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन डिस्फंक्शन का मतलब होगा कि यूट्रस को जितने प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, 30 mm ऑफ Hg, मोर देन 50 mm ऑफ Hg, लेस देन 10 mm ऑफ Hg या फिर 25 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है तो जो नॉर्मल प्रेशर है यहाँ पर कितना होगा, कितने mm ऑफ Hg होगा। तो यहाँ पे यदि बात की जा रही है कितने की, तो नॉर्मली होता है कितना, 25 के अंदर तक, कितना, 25 के अंदर तक, बिलो 25। लेकिन 25 में भी 25 से कम जाता है तो भी दिक्कत है, 25 से ज़्यादा जाएगा तो हाइपर में चला जाएगा। तो यहाँ पर 10 होगा, कितना, लेस देन 10 mm ऑफ Hg को यहाँ पर हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन डिस्फंक्शन में कंसीडर किया जाएगा। और ये जनरली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं जब, तो ये कितने होते हैं, 25 से लेके 50 तक जाते हैं, कितने, 25 to 50 तक। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन जब कम आएंगे, प्रॉपर आने चाहिए, जो इससे 25 से 50 तक तो जाते हैं, लेकिन ये 25 से भी कम आएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आएंगे तो डिले लेबर होगा, प्रोग्रेशन नहीं होगा डिलीवरी में।
तो यहाँ पर हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन डिसफंक्शन में 10 mm ऑफ Hg से भी कम प्रेशर के साथ में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। नेक्स्ट इज fetal head initially engaged correctly but fails to rotate and remains in transverse position, this is called। तो फीटल का हेड है क्या, इनिशियली एंगेज है करेक्टली, लेकिन रोटेट नहीं हो पा रहा है, तो ट्रांसवर्स पोजीशन में ही रह जाएगा। ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स लाइन, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन, या फिर ऑब्लिक लाइन। तो यहाँ पर यदि बेबी फीटल का हेड शुरुआत में तो सही तरीके से इंगेज था, लेकिन बाद में रोटेट नहीं हो पा रहा, ट्रांसवर्स पोजीशन में ही रह गया, तो ये पोजीशन तो ट्रांसवर्स ही हो गई। अब एंगेजमेंट पहले सही से हो रहा था, लेकिन अब रोटेशन नहीं हो रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन है। देखिए यहाँ पर राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर में रोटेशन हो जाएगा एंगेजमेंट के दौरान, लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर क्या है, रोटेशन नहीं होगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन। अभी लेफ्ट साइड मूव किया है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट साइड है तो राइट साइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द मेन इंटरवेंशन ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मेन आपका इंटरवेंशन क्या होगा, बियरिंग डाउन एफर्ट्स, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इनकरेजमेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर, या फिर एडमिनिस्ट्रिंग पेन रिलीफ। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता क्या है, बच्चा बाहर आता है, क्या होगा, बच्चा बाहर आता है, तो उस दौरान किसी भी लेडी क्लाइंट को क्या कहा जाता है, पुश करने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुश करने के लिए कहा जाएगा। अब वो एज अ नर्स आपकी ड्यूटी भी होती है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करवा पा रहे हैं। ब्लैडर एम्प्टी करना तो आपका फर्स्ट स्टेज में ही हो जाएगा, पेन रिलीफ भी आप लगा दें, कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज में क्या होगा, बियरिंग डाउन एफर्ट, क्या होंगे, बियरिंग डाउन एफर्ट। नेक्स्ट वन इज हेमरेज इन प्रेगनेंसी दैट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी स्कार और स्कार टिश्यू इन द यूट्रस विच डैमेज द एंडोमेट्रियम, इट इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग का कारण है या तो कोई प्रीवियस स्कार या कोई प्रीवियस इंजरी हुई हो पहले यूट्रस में, उसके कारण कुछ स्कार्स रह गए हों, और उन्हीं स्कार्स के कारण यदि एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग है वो डैमेज हो जाए और उसी के कारण ब्लीडिंग हो, तो वो क्या कहलाएगी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्निएट यूट्रस, या फिर एशरमैन सिंड्रोम। यहाँ पे देखिए बाइकॉर्निएट यूट्रस कल के एग्जाम में जो यूपीएससी पेपर हुआ है उसमें आया था, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो बाइकॉर्निएट यूट्रस है तो नहीं होगा, ना सेप्टेट यूट्रस हो, मतलब यूट्रस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब होता है कि सर्विक्स की जो मस्कुलर लेयर है क्या है, सर्विक्स के लिए क्या है, वीकनेस है यहाँ पर एक तरीके की, तो इसमें सर्कलेज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सर्कलेज किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा भी है, सर्कलेज यहाँ पे किया जाएगा। और इसी इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के कारण प्रीटर्म लेबर हो जाता है या तो अबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा यूट्रस में रह ही नहीं पाएगा क्योंकि सर्विक्स का मुंह क्या है, वीक है, कुछ रीजन्स हैं इसके कारण बाहर आ जाएगा मटेरियल। अब यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये कहलाता है एशरमैन सिंड्रोम। क्या है, ये है एशरमैन सिंड्रोम, जो कि एक एक्वायर्ड यूट्राइन कंडीशन भी कहलाती है, जो कब होगी, या तो यूट्रस में कुछ स्कार्स रह गए हों, प्रीवियस कुछ स्कार्स हों, सर्विक्स में कुछ स्कार हों, और स्कारिंग ही इसका मेन रीजन होता है। क्या है, स्कारिंग ही इसका कुछ मेन रीजन होगा। नेक्स्ट वन इज वेयर डज द इम्प्लांटेशन अकर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, सबको पता है। फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। यहाँ पर ये हिस्सा क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए। इनकेस यदि यहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो गया तो ये बन जाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर ओवरीज का काम होता है एग को रिलीज करना। क्या है, एग को रिलीज करना। यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। कहाँ पे होगा, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ प्रीमी मदर्स विथ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी।
प्रीमी मदर में मतलब जो फर्स्ट टाइम माँ बनी है उनमें जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद इन्वोल्यूशन का रेट क्या होगा। इन्वोल्यूशन का मतलब होता क्या है कि यूट्रस वापस से अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक हो रही है, वापस जा रही है। पहले कितनी, जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस कितनी होती है, 60 ग्राम की, कितनी 60 ग्राम वेट होगा नॉन प्रेग्नेंट में। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान ये कितनी हो जाती है, 1000 ग्राम तक की, कितनी 1000 ग्राम की। तो इस 1000 ग्राम को वापस जाने के लिए जो ड्यूरेशन एक कंसीडर किया जाता है 60 ग्राम में कंसीडर वापस होने के लिए, तो यहाँ पर वो कितना होता है, 6 वीक का टाइम दिया जाता है। वो क्या कहलाता है, 6 वीक का टाइम पर पीरियम, क्या होगा, पर पीरियम। लेकिन इनिशियल टाइम में यूट्रस है जो फास्ट तरीके से इन्वॉल्यूट होगी, और रेट है वो क्या होगा, ऑप्शन में है 0.95 to 1.6 सेंटीमीटर पर डे, 3 सेंटीमीटर पर डे, 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर डे, या फिर 0.5 सेंटीमीटर पर डे। तो प्रीमी मदर में यूट्रस में जो इन्वोल्यूशन होगा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद वो होता है 0.95 से 1.6 सेंटीमीटर पर डे। कितना, 0.95 से 1.6 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एक टेबल भी ऐड कर रखी है, आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वोल्यूशन होता है यूट्रस का, रिटर्न टू द पेल्विस बाय अबाउट 2 वीक्स। कितने में, 2 वीक्स में तो ये चली जाएगी, लेकिन नॉर्मल साइज लेने में 6 हफ्ते लग जाएंगे। वेट किस तरीके से जाएगा, तो 1000 ग्राम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ में कितना होता है, जिसमें फीटस है, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब हो जाएगा। 500 ग्राम एक पहले हफ्ते में चली जाएगी, वापस बैक हो, 2 हफ्ते में 300 ग्राम, 6 हफ्ते के अंदर अंदर यूट्रस जो वापस अपने 50 से 60 ग्राम के शेप में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो रीजनरेट होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी के बाद, जिसको लोचिया कहा जाता है, तो विदिन 16 दिन में और 2 हफ्तों में जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा होती है, वो शेडिंग भी आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो यदि ड्यूरेशन पूछे तो कितने पर डे के हिसाब से हम बात करें इन्वोल्यूशन होगा, तो 0.95 से 1.6 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। विटामिन के इंजेक्शन है जो न्यूबॉर्न बेबी में कहाँ दिया जाता है, अपर आर्म, अपर थाई, एब्डोमेन या फिर ग्लूटियल मसल में। तो ये दिया जाता है अपर थाई में, कहाँ पर, अपर थाई में, इंट्रामस्कुलर रूट से। कैसे, इंट्रामस्कुलर रूट से। अब यहाँ पर बच्चे के वजन के हिसाब से दिया जाता है। यदि बच्चे का वजन 1 kg से भी कम है तो डोज हाफ करके दिया जाएगा, जो एक नॉर्मल डोज होता है विटामिन के का। लेकिन यदि बच्चा टर्म प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, क्या है, टर्म प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, तब डोज कितना दिया जाएगा, तब डोज दिया जाता है बच्चे को 1 mg, कितना, 1 mg IM रूट से। याद रखना है आपको, विटामिन के दिया जाता है बच्चों में, तो यहाँ पर सभी बच्चों में दिया जाता है। यदि बच्चे का वजन, ये देखिए, इफ़ बेबीज जो बर्थ वेट है, यहाँ पर क्या है, बेबी का बर्थ वेट कितना है, लेस देन 1000, मतलब 1 किलो से भी कम हुआ है, 1 किलो से भी कम हुआ है, तब आपको देना है 0.5 mg, कितना, 0.5 mg। लेकिन बच्चे का वजन 1000 ग्राम से ज़्यादा है, तब आपको कितना देना है, 1 mg IM, दोनों में IM ही आएगा। क्लियर, ये मैंने आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वन इज, और विटामिन के क्यों दिया जाता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन चेंज नॉर्मल गट फ्लोरा एंड इंक्रीज द चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ क्लोरेस्टिडियोइस डेफिसाइल लीडिंग टू क्रोनिक डायरिया। यदि लंबे समय तक आप थोड़ी से भी बीमार हुए, आपने कौन सी मेडिसिन दी जिसके कारण जो आपके गट फ्लोरा है वहाँ के क्या होंगे, वो नॉर्मल गट फ्लोरा ख़त्म होते जाएंगे धीरे धीरे, और साथ में वहाँ पर जो क्लोरेस्टिडॉइड्स डेफिसाइल है जो कि एक तरीके का डायरिया कॉज करता है, क्रोनिक डायरिया मतलब 2-2, 3-3 हफ्तों तक डायरिया चलेगा, उसके लिए। तो वो क्या रीज़न होगा, डायबिटिक ड्रग्स के कारण, एनाल्जेसिक, साइकेट्रिक ड्रग या फिर एंटीबायोटिक्स।
तो जो हमारे नॉर्मल गट फ्लोरा हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। लेकिन यदि आप लंबे समय तक कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं, लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं कोई भी एंटीबायोटिक, तो जो आपके गट फ्लोरा हैं क्या है वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म होंगे तो आपकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन को मजबूत करने के लिए हेल्पफुल जो बैक्टीरिया हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में होते हैं, उनको भी मार देंगे। अच्छे बुरे के साथ साथ अच्छे भी मर जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक को पहचान नहीं है कि हमें कौन से बैक्टीरिया मारना है। उसका तो काम होता है धड़ाधड़ जो भी अंदर बैक्टीरिया हैं सबको निपटा दो। अब यदि उन जो गट फ्लोरा है, नॉर्मल गट फ्लोरा, वो तो चेंज होंगे ही होंगे, साथ में क्लोरेस्टेरॉइड्स की ग्रोथ को बढ़ा देंगे, डेफिसाइल की ग्रोथ को, इसके कारण लंबे समय तक डायरिया रह सकता है। तो क्या है, एंटीबायोटिक इसीलिए डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं लेना है। इवन अब तो गवर्नमेंट का रूल भी आ गया है कि डॉक्टर्स भी बिना टेस्ट के एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स इंडिकेट्स। तो पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन है द नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन, द एवरेज डिग्री ऑफ पैरासाइटेमिया इन अ सैंपल ऑफ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, या फिर द नंबर ऑफ सिक पीपल इन गिवन पॉपुलेशन। क्या होगा यहाँ पर? पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स क्या इंडिकेट करेगा? तो पैरासाइट तो यहाँ पर जो पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स है, किसी भी एरिया का जो वेल डिफाइंड ग्रुप होगा, वेल डिफाइंड ग्रुप पॉपुलेशन होगी, वहाँ की एवरेज डिग्री निकाली जाएगी पैरासाइटेमिया को लेके। एवरेज डिग्री ऑफ पैरासाइटेमिया इन अ सैंपल ऑफ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो इंडेक्स वगैरह है कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? सैंपल कलेक्ट करने के बाद। किसके बाद? सैंपल कलेक्ट करने के बाद। तो पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स क्या है? पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स किसी मलेरिया के लिए किया जाना है या फिर किसी भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए किया जाना है, परजीवी जो इन्फेक्शन कहलाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एन इन्फेक्टिव मॉस्क्यूटो वाइट विल इन्फेक्ट। तो इन्फेक्टिव मॉस्क्यूटो यदि काटेगा तो कौन सी सेल्स अफेक्ट होंगी? कोगुलेशन, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स? तो यहाँ पे कौन अफेक्ट होंगी? रेड ब्लड सेल्स। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर लेवोनोजेस्ट्रॉल? लेवोनोजेस्ट्रॉल का दूसरा नाम क्या है? नोवा, कॉपर T380, मिरेना या फिर लिपेज लूप। लेवोनोजेस्ट्रॉल, यहाँ पे नाम देखिए, आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था लेवोनोजेस्ट्रॉल के अलावा आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको छाया का दूसरा नाम पूछा गया था। छाया, सहेली या सेंटोक्रोम, वो नाम पूछा गया था। बनती कहाँ पे है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे ही किसका नाम है? लेवोनोजेस्ट्रॉल का। इसका दूसरा नाम है क्या? प्लान बी। क्या है? किसको प्लान बी के नाम से भी जाना जाता है और ये मिरेना के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? मिरेना। कहा क्योंकि लेवोनोजेस्ट्रॉल है जो हार्मोनल फॉर्म में भी आती है, टैबलेट में भी, और आईयूडी फॉर्म में भी आती है। तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शन के क्या होगी? ये होगी मिरेना। क्या होगी? मिरेना। नेक्स्ट है यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ। तो एपिडेमियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाएगी? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ह्यूमन पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। किसकी स्टडी की जाती है एपिडेमियोलॉजी में? तो एपिडेमियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, डिसीज किस तरीके से फैल रही है, क्या रीजन है, वो सब चीज़ों की स्टडी यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट है इसका 3 ट्रायड जो पूछा जाता है ट्रायंगुलर से, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। एग्जाम में बहुत आता है एपिडेमियोलॉजी का, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, 3 ट्रायड सिस्टम। और एपिडेमियोलॉजी में ह्यूमन पॉपुलेशन पर कोई भी डिसीज़ कैसे फैल रही है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, और एनवायरनमेंट क्या माहौल है, वो सभी चीज़ों की स्टडी किस में की जाएगी? एपिडेमियोलॉजी में।
नेक्स्ट वन, कम्युनिटी डायग्नोसिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ। कम्युनिटी डायग्नोसिस में रिटर्न स्टेटमेंट किसका होगा? हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स का, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ओनली सोशल प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम विथ एक्चुअल डायग्नोसिस। कम्युनिटी में मतलब कम्युनिटी में लोगों की जो ज़रूरतें हैं और उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं उस पर आप डायग्नोसिस बनाएंगे, ना कि इन्वायरमेंट और सोशल प्रॉब्लम्स पर। तो क्या होगा आपका आंसर? हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इम्प्लाइज रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स है और उसकी फैलने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, तो यहाँ पर एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप कौन सा रोल प्ले करेंगे? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव या फिर रिहेबिलिटेटिव, कौन सा रोल प्ले करेंगे? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कहाँ से क्या कारण है और ये कैसे फैल रहा है, तो आप एज अ प्रिवेंटिव रोल प्ले करेंगे। कौन सा? प्रिवेंटिव रोल, ताकि आपको यदि पता चलेगा तो आप दूसरों को होने से भी ये रोक सकते हैं। पहले प्रिवेंटिव कर लेंगे तो आपको प्रमोटिव और क्यूरेटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? प्रिवेंटिव रोल। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, स्कैल्पेल्स, सूचर्स निडल एंड ब्लेड्स आर सेग्रीगेटेड इनटू विच कलर बैग। तो जो स्कैल्पल है, सूचर है, निडल है, ब्लेड्स है, मतलब जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं, सॉरी शार्प यहाँ पर आइटम है, वो कहाँ पे आप सेग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे? ब्लू कलर सेमी ट्रांसपेरेंट बैग में, वाइट कलर पंक्चर प्रूफ कंटेनर, येलो कलर नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग या फिर रेड कलर नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग। तो रेड और येलो को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमेशा वाइट कलर का बैग है जो यूज़ किया जाएगा, तो वो होगा वाइट कलर पंचर प्रूफ कंटेनर। क्या होगा? वाइट कलर पंचर प्रूफ कंटेनर। नेक्स्ट इज द पेशेंट इज केप्ट इन अ वे एंड एडिशनल प्रिकॉशन आर टेकन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ जर्म्स, दिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर किसी भी मरीज को कोई एक बीमारी से आपको क्या करना है? बचाना है। कुछ एडिशनल प्रिकॉशन ले रहे हैं आप कि जो जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड आउट ना हो। तो यहाँ पर क्या है? आइसोलेशन नर्सिंग, मॉड्यूलर नर्सिंग, प्राइमरी या फिर बैरियर नर्सिंग। यहाँ पे कहा है पेशेंट इज केप्ट इन अ वे एंड एडिशनल प्रिकॉशन, मरीज को ही आप अलग रखते हैं कि जो जर्म से स्प्रेड ना हो, प्रिवेंट करना है आपको, तो ये कहलाती है बैरियर नर्सिंग। क्या कहलाएगी? बैरियर नर्सिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पर चेस्ट फिजियोथेरेपी का पर्पस क्या होता है? टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम द नोज, टू क्लियर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम द लंग्स या फिर टू क्लियर इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम वाइटल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्यों दी जाती है? चेस्ट फिजियोथेरेपी उनको दी जाती है जिनको कफ वगैरह ज़्यादा बनने लगता है, कफ ज़्यादा बन रहा है या फिर म्यूकस का कलेक्शन हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए। मेन पर्पस क्या होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी का? कि लंग्स से म्यूकस को क्लियर करना है। क्या है? लंग्स से म्यूकस को क्लियर करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम द लंग्स। इसका पर्पस क्या होता है कि लंग्स से जो भी म्यूकस है, जो भी कफ जम रहा है, उसको बाहर निकालना। नेक्स्ट वन इज चेस्ट फिजियोथेरेपी से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी में जनरली पल्मोनरी सीक्रेशन को मोबिलाइज करने के लिए दी जाती है। किसके लिए? जो पल्मोनरी सीक्रेशन है उसको मोबिलाइज करने के लिए दी जाएगी। जो भी लंग्स आपके ज़्यादा मात्रा में जो भी म्यूकस वगैरह बना रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए की जाएगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या नहीं है? मूविंग वेस्ट आउट ऑफ द सेल्स, बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, बैलेंसिंग हार्मोन सीक्रेशन है, फिर मूविंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो काम नहीं है वो पूछा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या होता है? वेस्ट को हमारी बॉडी में सेल से बाहर निकालना, वाटर को बॉडी में बैलेंस में बना के रखना, न्यूट्रिएंट्स को मूव करना सेल से अंदर, सेल के बाहर। लेकिन हार्मोन को सीक्रेशन को मेंटेन करने का काम हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स का काम हार्मोन को मेंटेन करने का नहीं है।
नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर इन विच डायरेक्शन डज द पिन्ना नीड टू बी हेल्ड। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जा रहा है ईयर का, तो यहाँ पर पिन्ना को कैसे पकड़ना है आपको, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, पुलिंग इट डाउनवर्ड या फिर पुलिंग इट स्ट्रेट बैक। तो जनरली 3 साल से कम उम्र के बच्चों में बात की जाए तो पहले हमें डाउनवर्ड एंड देन आफ्टर बैकवर्ड। यहाँ पे देखिए, बिफोर 3 इयर्स और चिल्ड्रंस, यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस भी पूछ सकते हैं। पिन्ना को पहले नीचे की तरफ देन पीछे की तरफ खींचना है, लेकिन बड़ों में बात करें हम, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट या बच्चे नहीं कहा है तो हम एडल्ट कंसीडर करेंगे, वो होगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड। कहाँ पे होगा, अपवर्ड एंड बैकवर्ड में। नेक्स्ट वन इज कास्ट, इसको मैं डायरेक्ट आपके लिए इमेज यदि जिस भी क्वेश्चन में इंसर्ट नहीं है मैं ऐड कर देती हूँ ताकि आपको समझना इजी रहे। तो यहाँ पर हिप स्पाइका कास्ट को, हिप इमोबिलाइज को स्टेबल करना है, इमोबिलाइज करना है हिप को, तो उसमें यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी केयर ऑफ पेशेंट ऑफ हिपवॉर्म इन्फेस्टेशन। यदि किसी को हिपवॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ है, कौन सा है जो ड्रग यूज़ की जाएगी, अल्बेंडाजोल, पेंटाप्रोजोल, पेनिसिलिन या फिर रेनिटिडिन। हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए या फिर कृमिनाशक दवाओं की पूछे जाए आपसे, या फिर हेलमेंथिक इन्फेक्शन पूछा जाए, तो जो ड्रग यूज़ होती है वो होती है एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। साल में 2 बार देनी है, लेकिन मोर देन 1 ईयर एज ग्रुप के बाद, 1 साल के बच्चे में नहीं देनी है, ये भी याद रखना है। बाय एनुअल का मतलब होता है कि साल में 2 बार, हर 6 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट कोविड-19। तो कोविड-19 को डिटेक्ट करने की बेस्ट मेथड क्या होगी, स्पुटम टेस्ट, RT-PCR, यूरिन टेस्ट या फिर शुगर टेस्ट। सबको पता है RT-PCR से सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहे थे। नेक्स्ट था आपको लोकेशन ऑफ टेकिंग सैंपल विथ हेल्प ऑफ स्वैब और फॉर कोविड-19। तो आपको यदि ये जो पेपर है प्रीवियस पेपर, तो कोविड-19 के क्वेश्चन आए थे, तो अभी इस टाइम पर जीका वायरस, इस दौरान जीका वायरस, डेंगू और अमीबियासिस के कारण जो डेथ हुई है अभी केरला में, वो क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड-19 के लिए बेस्ट स्वैब सैंपल लिया जाना था वो था ओरोफेरिंक्स रूट का। कहाँ का, ओरोफेरिंक्स रूट का। नेक्स्ट वन, बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स कम्स फ्रॉम विच स्टेज। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है क्वेश्चन, बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स कब होता है, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में। फर्स्ट में तो जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, डायलिटेशन होगा सर्विक्स। सेकंड स्टेज जिसमें बेबी का एक्सपल्सन होता है, उसी में बियरिंग डाउन रिफ्लेक्सेस है जो देखने को मिलेंगे, किसमें, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। अगला है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का हिस्सा कौन सा नहीं है, कॉर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल करना थर्ड स्टेज में आएगा, फंडल मसाज भी थर्ड स्टेज में दी जाएगी। थर्ड स्टेज में फंडल मसाज क्यों दी जाएगी, प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए, मैनुअल नहीं तो फंडल मसाज दी जाएगी ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते रहें। ग्रेविटी मैनिपुलेशन ऑफ प्लेसेंटा, तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा आता है तो ये भी पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये थर्ड स्टेज का नहीं है, फर्स्ट में ही वन दे दी जाते हैं, PPH को मैनेज करने के लिए आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद दिए जाएंगे, लेकिन ये तीसरी स्टेज का पार्ट है जो नहीं कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, अ टीचर टीचिंग अ क्लास एंड टेक अ सैंपल ऑफ लंग इन फॉर्मेलिन विथ व्हाट टाइप ऑफ सैंपल इट इज़। यदि एज अ टीचर क्लास लेते हैं तो लंग्स को लेके आते हैं, फॉर्मेलिन सैंपल में जो रखे जाते हैं स्टोर करके, क्योंकि डायरेक्ट रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए फॉर्मेलिन जो केमिकल है उसमें स्टोर करके रखे जाते हैं। अब यदि लंग्स लेके आते हैं टीचर क्लास में, तो क्या है, रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, स्पेसिमेन है कि प्रोजेक्ट है, वो वहाँ पे क्या लेके आए, किस चीज़ का सैंपल लेके आए, तो वो लेके आए यहाँ पर स्पेसिमेन, तो दिखाने के लिए कि लंग्स होते क्या हैं, क्या लोब है, कहाँ से क्या यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वन, विच पोजीशन इज गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट इन ट्रैकियोस्टोमी। यदि किसी पर्सन की ट्रैकियोस्टोमी की जानी हो, कौन सी पोजीशन देंगे, लेटरल, सुपाइन, सेमी फॉलोअर या प्रोन। यदि मरीज अनकॉन्शियस है तब पूछते हैं तो साइड लाइन देंगे, लेकिन ट्रैकियोस्टोमी की जानी है साथ में
तो यहाँ पर आपको कौन सी देनी होगी, सुपाइन। कौन सी, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट आपको है कॉन्शियस है मरीज। अब ये देखिए नेक्स्ट में कॉन्शियस है पेशेंट और ट्रैकियोस्टोमी करनी है उसकी। पहले में था अनकॉन्शियस है तो सुपाइन देंगे, मरीज यदि कॉन्शियस है तब ट्रैकियोस्टोमी की जानी है, तब मरीज में सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। दोनों चीज़ों में अंतर है, आपको ध्यान देना है। कॉन्शियस में पूछे तो सेमी फॉलोअर, मरीज बेहोश है तब सुपाइन। नेक्स्ट वन इज विच सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन अ ट्रॉली ऑफ अ कोविड वार्ड। कोविड वार्ड में या फिर यहाँ पे आपको कोविड की जगह HIV पर्सन का पूछ लें या फिर कोई भी हाईली इन्फेक्शियस डिसीज पूछ लें, तो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो हमेशा होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सीक्रेटेड बाय द इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो IUD से क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लेवोनोजेस्ट्रोल या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन तो रिलीज नहीं होगा ना, एस्ट्रोजन होगा। मोस्ट ऑफ दी जो IUDs होती हैं, जैसे लेवोनोजेस्ट्रोल हो गई तो ये मिरेना, तो मिरेना है उसमें जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो हार्मोनल IUD है उससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। क्या है, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है बैरियर मेथड यूज्ड इन मेल पेशेंट। तो मेल पेशेंट में जो बैरियर मेथड है वो क्या यूज़ होती है, डायफ्राम, जेली, IUCD। ये तीनों फीमेल की है। मेल में जो बैरियर मेथड की बात की गई तो वो होती है कॉन्डोम। सबसे चीप, सबसे इफेक्टिव और एक ऐसी मेथड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा सकती है वो ओनली कॉन्डोम है। नेक्स्ट इज HIV पेशेंट इज टू एडवाइज्ड ऑल एक्सेप्ट। HIV पर्सन को सभी चीज़ें एडवाइस की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। डोंट डोनेट योर ब्लड, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, सेल्फ एंड इंटरकोर्स, कोर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो HIV पर्सन को सभी चीज़ें एडवाइस की जाएंगी किसी एक को छोड़कर, कि आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी से परहेज करना है, अभी ये सब एडवाइस दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सेल्फ एंड इंटरकोर्स कोर्स के लिए यहाँ पे नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, द एंगल यूज्ड टू इंसर्ट ग्यूडेल ओरोफेंजियल एयरवे। कौन सा एंगल यूज किया जाता है ग्यूडेल ओरोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करने के लिए, 180 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो ओरोफेरेंजियल एयरवे को इंसर्ट करने के लिए जो एक एंगल अपनाया जाता है वो होता है 180 डिग्री एंगल। कितना, 180 डिग्री एंगल। अगला क्वेश्चन है हाउ टू गिव CPR टू 9 मंथ। 9 महीने के बच्चे में CPR कैसे देंगे। फिस्ट से नहीं दे सकते, 2 फिंगर से, हैंड से या 2 हैंड से। तो जो 9 महीने का बच्चा है तो यहाँ पे CPR उसको दिया जाएगा 2 फिंगर से। किससे, 2 फिंगर से। नेक्स्ट है विच विटामिन इज एंटीऑक्सीडेंट। तो एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यहाँ पर A है, D है, E है कि B है। तो एज एन एंटीऑक्सीडेंट की बात की गई है तो वो होगा विटामिन E। नेक्स्ट है IOP मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर किससे चेक करेंगे हम, टोनोमीटर से, ऑप्थेल्मोस्कोपी से, लैरिंगोस्कोप से, कि भी किसी से भी नहीं। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है किसमें, ग्लूकोमा में, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है। IOP मेजर करने के लिए जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अपनाया जाता है वो होता है टोनोमीट्री। क्या होगा, टोनोमीट्री। नेक्स्ट वन, विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रिएटेड। तो कौन सी मसल है, इनवॉलेंट्री भी और नॉन स्ट्रिएटेड भी है, कार्डियक, बोन, स्मूथ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो वो मसल होगी यहाँ पे स्मूथ मसल्स। कौन सी, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट है कि पॉलीसैकेराइड्स यहाँ पे कौन सा है, लाइपेज है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज की सेल्यूलोज। तो यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड्स है वो है यहाँ पे सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। 1 लाइनर क्वेश्चन है लास्ट में आपको। व्हाट मदर फेल्ट इन सेकेंड सेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड सेमेस्टर में क्या फील होगी, क्विकनिंग, लाइटनिंग, गॉडल्स साइन। गॉडल्स फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, लाइटनिंग सेकेंड में होगी 16 से 20 हफ्तों के बीच में, 16 to 20 वीक्स में माँ को जो अपने बच्चे के फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो। और जो यहाँ पे लाइटनिंग है ये होती है कब, लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ अ टोकोलाइटिक एजेंट। तो टोकोलाइटिक ड्रग कौन सी है, टोकोलाइटिक ड्रग्स का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को डिले करने वाली ड्रग। मतलब यहाँ पे यदि बच्चे को
यदि प्रेगनेंसी को हमें थोड़ा डिले करना है तो कौन सी एजेंट अपनाए जाएंगे? टोकोलाइटिक ड्रग। अब टोकोलाइटिक ड्रग से यहाँ पर क्या है? टोकोलाइटिक्स ड्रग हैं जो प्रीटर्म लेबर को या प्रीमेच्योर बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए दिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शंस के वो होगा लेविटिलॉल। क्या होगा? लेविटिलॉल। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंड इन टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पे इसके पूरे ऑप्शन ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन जो टॉन्सिलाइटिस है इसमें होगा क्या कि जो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी टॉन्सिल्स में। क्या होगा? हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ डेटा रिकॉर्ड। तो डेटा रिकॉर्ड का हिस्सा कौन सा नहीं है? डेटा और रिकॉर्ड शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर कॉन्साइज होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लेकिन ग्रीन पेन यूज़ है जो नहीं किया जाता है किसी भी डेटा में। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल वैक्सीन आर इन्वॉल्व इन पेंटावैलेंट वैक्सीन एक्सेप्ट। तो पेंटा में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड होती है, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी एंड टिटनस, डीपीटी, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और यहाँ पर जो वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है वो होगी पोलियो वैक्सीन। क्या है? पोलियो वैक्सीन। तो ये था आपका पेपर किसके लिए? एसजीपीजीआई का जो प्रीवियस कंडक्ट हुआ था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। और जो अभी लोग अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए पेपर्स, पीडीएफ या बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके बुक को, पीडीएफ्स को, सभी चीज़ों को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।